हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी डीएलएड 4th सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको भाषा का पठन एवं लेखन स्टार्ट कराने वाली हूँ। ठीक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है पठन एवं लेखन का अर्थ, महत्व एवं उपयोगिता। ठीक है, देखिए मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि पठन क्या होता है, लेकिन फिर से स्टार्ट करते हैं कि पठन का अर्थ क्या होता है। पठन भाषा शिक्षण का व्यवहारिक रूप है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भाली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्टता से समझ लें। देखिए क्या कह रहा है कि भाषा वह साधन है, ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों को भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्टता समझ लेता है। क्या है ये नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं वो हमारा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है कि हम अपनी जो बात है वो दूसरों को भी अच्छी प्रकार से समझाएं और दूसरे के जो विचार हैं उनको भी हम अच्छे से समझ लें। भाषा की जानकारी बालक को अपने माता पिता, परिवार, समाज से सहज ही मिलती है और यही सहजता उसे विद्यालयी वातावरण से मिलता है, तो वह सहजता के साथ सिखाई जाने वाली बातों को सीखता है और क्या शिक्षक के साथ घुल मिलकर बातें करता है। इस समय यदि शिक्षक उसकी आरंभिक पठन शक्ति के विकास में वर्ण पद्धति को अपनाता है तो वह सफल नहीं रहता। देखिए यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है, आपको पहले भी विश्लेषण और संश्लेषण विधि पढ़े थे ना, है ना। उसमें विश्लेषण विधि को साइकोलॉजी बेस पर सही माना गया है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है। ठीक है, यदि हम कहने जब विश्लेषण विधि को पढ़ते हैं तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम बच्चे को वर्ण सिखाते हैं तो क्या आ से क्या कुछ नहीं, लेकिन अगर हम उसको बताते हैं अनार तो क्या होगा, पूरा जो उसका कॉन्सेप्ट है उसके सामने इमेज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और वो पूरा कंसेप्ट उसको जब क्लियर हो जाएगा तब हम उसको बताएं अनार। ठीक है, जैसे इसमें भी एग्जाम्पल दिया है, यदि हम कमल के फूल के बारे में बताना चाहते हैं तो उसे क से कमल ना सिखाकर पूरे कमल की एक इमेज मतलब चित्र दिखाते हुए उससे पूछ सकते हैं कि ये किस फूल का चित्र है, और बच्चा क्या करेगा, बड़ी आसानी से उसका उत्तर दे देगा और सीखी हुई चीज़ों के प्रति उसमें स्थायित्व, मतलब उसको ये याद रहेगा कमल, तो कमल से उसने क्या सीखा था, कमल क। ठीक है, वह बिना झिझक के उत्साह के साथ पूर्ण से अंश, आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन सा सूत्र का उपयोग हुआ है, पूर्णता से अंश की ओर। अब देखें, इसलिए शिक्षक को पहले वाक्य और फिर शब्द और शब्द से वर्ण की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, इतना वैसे आई थिंक आप जानते भी हैं। किसी वाक्य या शब्द का अर्थबोध व भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ाना, जो भी हमारा वाक्य है या शब्द है उसको हम उसका अर्थ भी बताएं और उसके भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ाना, अर्थात अक्षर शब्द से जुड़ी हुई ध्वनियों के साथ साथ लिखित वस्तु का भी अर्थ समझाना। जैसे कक्षा में हम बच्चे को कार्ड्स पर बने पत्ती के चित्र और श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर अथवा वास्तविक पत्ती को दिखाकर चित्र द्वारा पूछ सकते हैं कि बच्चों ये क्या है और ये किसका चित्र है। ठीक है, बच्चे पत्ती से पूर्व परिचित हैं और वे पत्ती के अर्थ ग्रहण करने के साथ साथ क्या करते हैं, शब्दों का भी उच्चारण करते हैं। और कौन सी ध्वनि, जैसे कमल बताया था तो उस हमने किस अक्षर का को प्रेशराइज किया था, उसी तरह से प ध्वनि से भली भांति परिचित हो जाते हैं। और यही प ध्वनि जब हम पतंग शब्द को पढ़ाते समय प्रयुक्त करते हैं तो बच्चा बड़ी सहजता के साथ प ध्वनि को पहचान कर लेता है। ठीक है, और घर पर जब वह पापा कहता है तो उसके दिमाग में पूर्व परिचित ध्वनि घूम जाती है। इस प्रकार प ध्वनि उसके मस्तिष्क में
स्थायित्व को प्राप्त करती है। वही है कि विश्लेषण विधि के थ्रू क्या होता है कि जो भी हम सिखाना चाहते हैं उसका जो कंसेप्ट है वो कैसे आ जाता है, स्थायित्व में आ जाता है। ठीक है, उसे बच्चा भूलेगा नहीं। इसी प्रकार कमल, कबूतर, कलम, कागज आदि शब्दों को पठन द्वारा ध्वनि ज्ञान दे सकते हैं। पठन की प्रक्रिया किससे, ये पहले दोबारा आ चुका है, पूर्णता से अंश की ओर पद्धति पर आधारित होती है। ठीक है, इतना आपका क्लियर। अब देखिए क्या क्वेश्चन क्या बनता है, आप बच्चों में आरंभिक पठन क्षमता का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार कर सकते हैं, कौन सी विधि, विश्लेषण विधि। इसमें हम किसको डिफाइन करेंगे, विश्लेषण विधि को। ठीक है, कि बच्चे को अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में स्थायित्व देना चाहते हैं तो पहले उसका वर्ण ज्ञान नहीं देना, हमें क्या करना है, उसका पूर्ण चित्र दिखाकर उसके कंसेप्ट को तब हम क्लियर कर सकते हैं। और क्या था, या उसके चित्र के माध्यम से बच्चा जब हम पूछेंगे क, तो एकदम उसके मन में पूरी इमेज बन जाएगी। का क्या पढ़ा था, कमल। ठीक है, काजल, कमल। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें अगर क्वेश्चन है कि आप बच्चों में आरंभिक पठन क्षमता का विकास किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसमें हम टोटली विश्लेषण विधि डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए। भाषा पठन को भली भांति समझने के लिए हमें भाषा पठन के संदर्भ में दिए गए विचारों और जो भाषाविदों के मत को समझना होगा। ठीक है, लिखे हुए अर्थ से गढ़ना ही पढ़ना है। लिखे हुए से अर्थ कि जो लिखा हुआ है, जब हम उसको सेंस ही नहीं समझ रहे कि लिखा हुआ क्या है, तो वो क्या है, वो पठन थोड़ी ना कहलाएगा। तो अगर हम उसका अर्थ भी क्लियर है तो वो क्या होगा, हमारा पठन होगा। पढ़ना सिर्फ वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्यों को बोलना नहीं है। जो पढ़ना होता है सिर्फ वर्णमाला की पहचान, शब्द और वाक्यों को बोलना नहीं है, बल्कि लिखित अर्थ को समझकर अपना नज़रिया बनाना या अपना निजी संबंध विकसित करना है। वो फर्स्ट लाइन की भाषा क्या है है कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन वही है कि भाई जब तक हम एक दूसरे के विचार को स्पष्टता से ग्रहण नहीं करेंगे और स्पष्टता से उसके भाव को, उसका मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो वो हम किस में नहीं रख सकते, पठन में नहीं रख सकते। पठन एक एकाकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अक्षरों की आकृति और उनसे जुड़ी ध्वनि, वाक्य विन्यास, शब्दों और वाक्यों के अर्थ और साथ साथ अनुमान लगाने का भी कौशल है। अब देखिए, शिक्षक का दायित्व है कि पठन क्षमता विकास करने के लिए पठन के रुचिपूर्ण तरीकों का प्रयोग करें। ठीक है, जब बच्चा प्रारंभ में विद्यालय में आता है तो न तो वो वर्णों और शब्दों को पढ़ सकता है और न ही वह लिख सकता है। वह शब्द वाक्य केवल क्या कर सकता है, बोल सकता है। अतः बच्चे से पहले मुद्रा भाव और दृश्य पठन कराए, वही मतलब चित्र दिखाकर। ठीक है, मुद्रा भाव जैसे आपकी क्या इमोजी होती हैं, है ना, इमोजी से आप क्या करते हैं कि जो आपके फ़ोन में आप व्हाट्सएप पे भी यूज़ करते हैं कि हर तरीके का भाव उस इमोजी के थ्रू होता है, तो वही चीज़ें। ठीक है, तो जो मुद्रा भाव है या दृश्य पठन है वो कराएं। ठीक, देखिए आगे देखते हैं। तो क्या करना है, अब उसके लिए इन्होंने बताया है कि जो शिक्षक का पठन क्षमता के विकास के लिए उसको क्या क्या करना है, अब शिक्षक का क्या दायित्व बनता है। तो सबसे पहले शिक्षक बच्चों से उनकी भाषा और पुस्तक से मुद्रा भाव पठन करा सकते हैं। ठीक है, क्या कराना है कि शिक्षा बच्चों से उनकी भाषा की पुस्तक से मुद्रा भाव पठन करा सकते हैं अथवा उन चित्रों को दिखाते हुए उनके बारे में प्रश्न करते हैं, वही चित्र विधि। दूसरा, शिक्षक बच्चों को भ्रमण पर ले जाएं और विभिन्न दृश्यों के बारे में उनसे पूछते हुए दृश्य पठन कराएं। नेक्स्ट, अध्ययन में बच्चों को विशेष रुचि होती है, वे अपने परिवेश को देखकर, सुनकर, हंसने,
रोने, गिरने, उड़ने, डराने और विभिन्न पशु पक्षियों की बोलियों को बोलने का अभिनय करते रहते हैं और प्रत्येक अभिनय से अर्थ के साथ भाव भी ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब देखिए, पुस्तक में दिए गए चित्रों के बारे में बच्चों से चित्र पठन कराएं। आपने देखा है जो छोटे बच्चों की उसमें लाइनिंग कम होती है और चित्र ज़्यादा होते हैं। छोटे बच्चों की बुक्स में चित्र ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो उससे क्या करते हैं, उनका भाव ग्रहण बहुत अच्छे आसानी से कर लें कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है। चित्र दिखाने पर हो सकता है कि बच्चा उसको स्थायी नाम बताए, जैसे तोते का चित्र देखकर उसे सुग्गा या पट्टू नाम बताए। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को बताना चाहिए कि सुग्गा, पट्टू या तोता क्या है, एक पक्षी का नाम है। ठीक है। अब देखिए, इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है आपका, आपकी दृष्टि से उक्त पठन के द्वारा बच्चे में किन किन गुणों का विकास होता है। तो क्या कौन कौन से गुणों का विकास होता है कि एक तो वो मुद्रा भाव पठन कर सकता है। ठीक है। और अगर हम उसे बहुत सारे चित्र दिखाते हैं तो उन चित्र को देखकर विभिन्न दृश्यों के बारे में उनको वर्णन कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है। अभिनय करके उसको मतलब भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। और जब हम चित्र पठन कराते हैं तो उससे पता चलता है कि मतलब ये पशु है, पक्षी है, क्या है। ठीक है। तो इस तरीके के गुणों का विकास हो सकता है। फिर देखिए, यही सब चीज़ें इस एक इमेज चित्र के माध्यम से किया है। देखिए, मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन और चित्र पठन, ये सभी पीछे आ चुका है ना। तो मुद्रा भाव पठन, इन सब का क्या उद्देश्य है ना। तो क्या उद्देश्य है इनका कि बच्चा क्या करेगा जब इस तरह का उसे कि मुद्रा भाव पठन कराया जाएगा या दृश्य दिखाकर कोई पठन कराया जाएगा या अभिनय द्वारा उसको पठन कराया जाएगा या चित्र दिखाकर उसको पठन कराया जाएगा, तो क्या होगा, उसके उद्देश्य क्या हैं, ऐसा कराने के उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, बेझिझक अपनी बात को कहने हेतु, वो झिझकेगा नहीं, है ना, क्योंकि उसको बेझिझक अपनी बात को कहने हेतु। दूसरा, कक्षा में ठहराव हेतु। ठीक है। कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास हेतु। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है, देखिए, है ना, कि ये सब इन चीज़ों का उद्देश्य क्या होता है। जब बच्चे में अपनी कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है तो वो खुद से क्या करने लगता है, अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है। इसीलिए तो हमें कहानी कथन, है ना, कहानी कथन विधि में पढ़ते हैं। तो उस कहानी कथन का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास हो। ठीक है। और क्यों हो, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम खुद भी सॉल्व कर सके। ठीक है, खुद से सॉल्व कर सके। नेक्स्ट देखिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, ठीक है, समझ विकसित करने हेतु और अर्थ एवं भाव ग्रहण करने हेतु। ये वाली बात इम्पोर्टेंट होती है कि भाई जब तक उस चीज़ को हम किसी चीज़ को भी वार्तालाप नहीं कह सकते अगर उसमें कोई अर्थ या उसमें कोई भाव नहीं है। ठीक है। या हम अंडरस्टैंड नहीं करते, जो एक्टिव लिसनर है या पैसिव लिसनर है, जब तक एक दूसरे के अर्थ और भाव को ग्रहण नहीं करेंगे तो वो कोई मायने नहीं रखती। ठीक है। पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव हेतु, क्लियर ही होगा। वाचन की स्पष्टता एवं शब्द भंडार वृद्धि हेतु, पठन क्षमता के विकास हेतु और अभिव्यक्ति क्षमता विकास हेतु। ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, ये इसका पठन का जो ये चारों मैंने आपको पठन बताए थे, इनका उद्देश्य होता है। ठीक है। कौन कौन सा, मुद्रा भाव, ठीक है, कौन सा, मुद्रा भाव, दृश्य, अभिनय और चित्र पठन। ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए आप, फ्लैश कार्ड के द्वारा अब हम उसमें सामग्री का क्या क्या उपयोग किएंगे, है ना। अब हमारी क्या आती है, यहाँ से क्या शुरू होती है हमारी सामग्री। ठीक है। देखिए कैसे कैसे करा सकते हैं हम इनका। सबसे पहले आते हैं आपके फ्लैश कार्ड्स।
फ्लैश कार्ड्स के द्वारा बच्चों में अक्षर पठन की योग्यता व शब्दों के अर्थ भाव ग्रहण की योग्यता विकसित की जा सकती है। फ्लैश कार्ड समझ रहे होंगे ना कि मतलब जैसे एप्पल है, जैसे सेब है, उसका क्या कर लें हम, एक कटिंग कर लेते हैं, मतलब किसी उसमें से चित्र की कटिंग करके वो बहुत सारे कार्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें भी दिया हुआ है एग्जाम्पल कि अनार का चित्र व शब्द लिखे कार्ड्स के दिखाते हुए बच्चों से पूछें कि किसका चित्र है। उच्चारण, और फिर उच्चारण कैसे कराना, अनार। ठीक है, आ पर जोर देना। इसी तरह से अन्य चित्र शब्द या कार्ड जैसे अमरूद, अजगर, अलमारी आदि दिखाएं तो बच्चे में अध्वनि की स्थायी पहचान होती है और वह जहाँ भी अध्वनि वाले शब्द देखेगा तो तुरंत पहचान लेगा कि ये अध्वनि है। ठीक, आगे देखिए, जब बच्चा अक्षर पहचानने लगे तो फिर हमें क्या कराना है। अब देखिए, उसे अक्षर पहचानने की क्षमता का विकास शिक्षक ने कर दिया कि है ना, आ का जो अभी एग्जाम्पल दिया था। अब क्या करना है, जब बच्चा अक्षर पहचानने लगे तो उसका क्या कराना है, हमें उसका शुद्ध उच्चारण कराना है। तब उसको बिना, सबसे पहले उसके क्या कराते हैं, पहले तो हम क्या कराएंगे, तब उसके बिना मात्रा वाले शब्दों का पठन कराना चाहिए, कोई मात्रा का यूज़ नहीं होगा। पहले 2 अक्षर वाले परिचित वस्तुओं को शब्द पढ़वाएं, जैसे ह और ल को मिलाकर हल, न प्लस ल नल, क प्लस ल कल, इस तरह से कि नल कल, इस तरीके से। ठीक है, पहले हमने उसको पठन, है ना, पठन एक चित्र द्वारा क्या किया कि वर्णमाला का पहला अक्षर लिया अ, उससे मिलते जुलते शब्दों का क्या कराया, पठन, अनार, अमरूद, और जोर किस पर दिया हमने, प्रथम शब्द पर अ। ठीक है, उससे उसका क्या हुआ कि वो अध्वनि को पहचानने लगा। ठीक है, जब वो अध्वनि को पहचानने लगा तो क्या करेंगे, अ से प्लस कोई दूसरा शब्द भी ले सकते हैं, जैसे अब उसको हमें क्या कराना है, उसका शुद्ध उच्चारण, और शुद्ध उच्चारण कराने के लिए क्या कराना है, हमें बिना मात्रा वाले शब्द लेने हैं और पहले दो अक्षर वाले अक्षर वाली जो वस्तु हैं उनसे परिचित कराना है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, शब्द पठन कर लेने, अब ये दोनों क्लियर हो गए। ठीक है, पहले हमने अक्षर ज्ञान हो गया, दूसरा हमें शुद्ध उच्चारण हो गया। अब तीसरा क्या आता है, अब शब्द पठन कर लेने पर बच्चों से मात्रा वाले शब्द का पठन कराएं। अब कौन से आते हैं, अब आते हैं हमारे मात्रा वाले। मात्राओं के पठन में उतार चढ़ाव का ध्यान रखते हुए बच्चों से मात्रा पढ़ाएं, जैसे अ यानी आम पर जोर देते हुए पठन कराएं, जिससे बच्चा क्या होगा, अ और आ दोनों को उच्चारण में अंतर समझ लेगा। ई आई मतलब क्या, किसान, किसान, और दूसरा किसान और किसान और कितना, मतलब छोटी और बड़ी वाले मात्राओं का ध्यान रखकर, मतलब उन्हें कि छोटी ई और बड़ी ई, अ किसमें शब्द को हमें थोड़ा सा खींच कर बोलना है और थोड़ा किसमें रुक कर बोलना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या किया था, हमने वर्ण पर जोर देकर उन्हें एक ध्वनि से पहचान कराई थी, दूसरे में शुद्ध उच्चारण करवाया था, तीसरे में मात्राओं का ज्ञान कराया। तो इस प्रकार पठन को महत्वता को समझते हुए शिक्षक बच्चों से वर्णमाला चार्ट, शब्द पठन वाले वाक्य पठन, कविता पठन, गद्य पठन आदि पठन के साथ करा सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि आप बच्चे को पढ़ने के साथ साथ लिखने के लिए किस प्रकार प्रेरित करेंगे, है ना। तो ये सारी जो कंसेप्ट हैं उनको हम बता देंगे। अब आगे देखिए यहाँ से, ठीक है। जब बच्चा छोटा रहता है तो अपने भाई बहनों को लिखते हुए पढ़ते हुए देखता है और उनसे क्या करने लगता है, जो
पेन है या पेंसिल है उनको छीनने लगता है, और कभी कभी तो बड़े भाई बहन की कॉपी पुस्तक पर लाइनें खींच देता है ना। तो क्या इससे क्या ज्ञात होता है कि लिखने की प्रवृत्ति उसके स्वभाव में आ जाती है और वो इधर उधर की रेखाओं को खींचता रहता है। यदि हम कक्षा में बच्चों के शब्द चित्र कार्ड्स को दिखाएं और चित्र से संबंधित रेखाओं का अभ्यास कराएं तो बच्चा रुचि के साथ उन रेखाओं की वक्रता व सीधी तिरछी रेखाओं को आसानी से सीख लेता होगा। आपने देखा होगा जब हम स्टार्टिंग करते हैं स्कूल में, बच्चे के जब लेखन शुरू होता है तो क्या कराते हैं, इस तरीके की, है ना, लाइनें। जो आपकी 12 खड़ी हैं उसमें देखा होगा ना आपने, इस तरह की लाइन, इस तरह के चित्र हैं। तो इन सबको इनका वक्र, मतलब जो ये वक्रता सीधी तिरछी रेखाओं को आसानी से सीख लेता है। सबसे पहले इन्हीं को कराते हैं, या उसे देखिए क्या है, जब हम एक हट बनवाते हैं तो सारे शेप्स आ जाती हैं, है ना, इस तरीके से। और इससे क्या होता है, उनकी लेखन क्षमता के विकास में सहायक होती हैं। देखिए जैसे हम बच्चे को पतंग का चित्र दिखाते हैं और पतंग की रेखाओं को ज्ञान कराते हैं, उसे प ध्वनि सिखाएंगे तो उत्साहपूर्वक बच्चा प वर्ग को लिखना सीख जाएगा और साथ ही क्या करेगा, प वर्ग का जो पठन क्षमता है उससे पूर्व में विकसित हुई थी उसको क्या मिलेगा, स्थायित्व मिलेगा। ठीक। जब हम अपने विचारों और भावों को मौखिक अभिव्यक्ति न करके, अब देखिए जब हम अपने विचार और भाव होते हैं, भावों को मौखिक अभिव्यक्त न करके उससे लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, लेखन। वो पठन, है ना, मतलब बच्चे को उसकी भावों संवेगों को समझना, और जो भी हम बात कर रहे हैं उसको ये नहीं है कि मतलब बस पढ़ लिया, उसके अर्थ को भी ग्रहण करते हुए जो हम अपना कार्य करते हैं वो क्या कहलाता था, हमारा पठन। और इसमें लेखन क्या होता है, जब हम अपने विचार, जो हमारे अब जो विचार थे और भाव थे, जब हमको क्या करते हैं, उनको मौखिक अभिव्यक्ति न करके लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, लेखन कहलाता है। यदि मौखिक अभिव्यक्ति का आधार उच्चारण है, ये बात याद रखेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति का आधार क्या होता है, उच्चारण, तो लिखित अभिव्यक्ति की रचना का आधार प्रथम वर्तनी और द्वितीय व्याकरण सम्मत वाक्य रचना, कि हमारी वर्तनी शुद्ध हो और हमें व्याकरण का ज्ञान हो। लिखित अभिव्यक्ति के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्या होनी चाहिए, वो स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए और सुसंबद्धता होनी चाहिए। क्लियर। क्या क्या होना चाहिए, सुस्पष्ट हो ताकि सामने वाला समझे, शुद्ध हो ताकि मतलब किसी और अर्थ में हमारी विचार अभिव्यक्ति ना हो, क्रमबद्धता हो, ऊपर नीचे जो हम विचार दे रहे हैं अपने, वो नीचे ऊपर ना होकर एक क्रमबद्धता के साथ जाए, और सुसंबद्धता की इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने प्रथम लाइन है जिसमें हमने अपना विचार दिए हैं तो सेकंड लाइन उससे लिंक करती हुई हो, है ना, वो मतलब एक दूसरे से संबंध हो। अब देखिए, रीना और मोहन कक्षा 1 के छात्र हैं। शिक्षक ने श्यामपट्ट पर कमल शब्द लिखा और बच्चों से भी कार्य पुस्तिका में लिखने को कहा। शिक्षक ने रीना से पूछा कमल शब्द में कितने वर्ण हैं, तो उत्तर क्या मिला, 3। मोहन से पूछने पर उसने बताया 5 वर्ण, क्योंकि दोनों ने कमल शब्दों में वर्णों की संख्या सही बताई। बताई क्या, दोनों ने कमल शब्द में वर्णों की संख्या सही बताई। यदि शिक्षक कमल शब्द का विच्छेद के साथ लिखना सिखाया होता तो निश्चित ही बच्चे सही उत्तर देते और सही लिखने का प्रयास करते, है ना। देखिए जैसे क प्लस अ प्लस था ना, जो आपके व्यंजन होते हैं, है ना, उसमें क्या जुड़ा हुआ होता है, स्वर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो संख्या बच्चे ने, अब उसको जो लिखन कराया गया, जो उसको समझाया गया, उसमें ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं था, है ना, ये चीज़ें टीचर्स ने बताई नहीं, मात्रा वाला जो कंसेप्ट था वो क्लियर ही नहीं किया, तो उसमें क्या हो गया, वो बच्चा
सही आंसर नहीं दे पाए। तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो कितने हुए, कितने हो गए 6। तो क्या हुआ, वर्ण वर्ण विच्छेद के द्वारा लेखन का प्रारंभ करने से पहले मात्रा का स्पष्ट ज्ञान होता है और वह प्रत्येक मात्रा को ठीक से लिखना और पढ़ना सिखाता है। क्लियर इतना? ठीक है। अब देखिए, अब शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ठीक है, ये देखिए, शिक्षक की क्या भूमिका होती है कि अध्यापक बच्चों को लिखने के विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध कराएं। ठीक है, कक्षा में मतलब अवसर कैसे, आपने देखा होगा मिलान कराना है ना, कि जैसे है ना, अनार है, अनार अनार आम, या तो उनका चित्र बना के, ठीक है, या फिर कैसे कर सकता है कि अ प्लस अ, तो कौन सी ध्वनि किससे मिलानी है हमें। ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरा, कक्षा में पर्याप्त मात्रा में चौक उपलब्ध कराए और उन्हें हरी पट्टी पर लिखने का अभ्यास कराएं। कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर उनको लिखने का अभ्यास कराएं। लिखने की तैयारी में सीधी, आड़ी, तिरछी, गोल और वक्र रेखा बनाने का अभ्यास करें, है ना। कैसे, वही कि कौन सी रेखा है ये, है ना, आड़ी ऐसे बनवाएं, ठीक है, ऐसे वाली बनवाएं, ऐसे हो तो क्या होगा, बच्चा इससे हर तरीके की आकृति बना सकता है। ठीक है, अब देखिए, लिखने की तैयारी में सीधी, आड़ी, तिरछी, गोल वक्र रेखना का अभ्यास कराएं। फिर बिंदु मुक्त वर्णों पर हाथ फिराने के अवसर दें। ठीक है, स्वयं की मदद से लेखन कार्य परीक्षण में बच्चों का सहयोग करें। स्वयं की मदद से लेखन कार्य और परीक्षण में बच्चों का सहयोग करें। वर्णों के बीच उचित अंतराल का ध्यान रखें। ठीक है, और बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है तो उसे सही प्रकार से लिखने के लिए प्रेरित करें। आपको पता है ना कि क्या करना है। जैसे देखिए, शब्द है कमल, तो हमें इसमें कितना डिस्टेंस रखना है। ठीक है, और सेकंड शब्द, ये मैं क्लास में भी बता चुकी हूँ आपको। अब जो सेकंड शब्द होता है वो उसमें कितना गैप रखना है। ठीक है, बच्चों को आपस में एक दूसरे का लिखित कार्य देखने को कहें। ठीक, कार्य देखने को कहें। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट आपका कंसेप्ट होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। पहले